नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शौर्य कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, शौर्य कोचिंग सेंटर लाया है एक बहुत ही बड़ा अपडेट आपके सामने हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन का। हिंदी वर्णमाला से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाने वाले प्रश्नों का कलेक्शन है इसमें कुछ, और कुछ बेसिक जानकारी भी आपको दी जाएगी इस माध्यम से। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, अपने दोस्तों में, क्योंकि ये आधुनिक शिक्षक प्रणाली के द्वारा बनाया गया ये वीडियो है। तो चलिए हम चलते हैं बिना समय गंवाए अपने टॉपिक की तरफ कि हिंदी में वर्णों, स्वर और व्यंजन की कुल संख्या 52 है, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। इन वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्ण जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण जो है हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई होती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वर और व्यंजन कुल मिलाकर के 52 होते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। इन वर्णों को व्यवस्थित क्रम करके समूह जो बनाया जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम वर्ण को एक व्यवस्थित रूप दे देते हैं, इसका कोई अर्थ निकलने लगता है, तो उनके समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं, वर्णमाला के कितने भाग होते हैं उसको बता दे रहे हैं। वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमसे तमाम सारी जुड़ी जानकारी आपको सीधे मिलती रहे। इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, स्वर किसे कहते हैं। पहले नंबर पे स्वर था, तो स्वर को देख लीजिए कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। तो ये स्वरों की संख्या 13 है, लेकिन उच्चारण पे 10 होते हैं। कौन कौन से हैं इन्हें हम देख लेते हैं। ये स्वर हैं हमारे, पहला है उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं 10 ठो, उसको देख लीजिए। अ, आ, इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। उसी तरीके से दूसरा है लेखन के आधार पर स्वर, अ, आ, इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ऋषि आदि। ये लेखन के आधार पे थे। तो अब हम आपको बता दे रहे हैं कि जो व्यंजन, स्वर के बारे में आप देख लीजिए, अब व्यंजन के बारे में देख लीजिए कि व्यंजन क्या होता है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसा कि अभी हमने स्वर के बारे में बताया, अब व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यानी जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं, और ये ध्यान देने वाली बात है कि बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन को नहीं बोल सकते, और हर में अ जरूर लगा रहता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से व्यंजन हैं। जैसे क वर्ग में हमारे क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। इसी तरीके से ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। अंग अण भी
है इसी में। त वर्ण में देख लीजिए कि त वर्ग में कौन कौन से आते हैं, त, थ, द, ध, न। तो इस तरीके से ये हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग था। इसके बाद हम आपको लेके चल रहे हैं प वर्ग की तरफ। प वर्ग में हम बता देते हैं कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। प वर्ग में आपका है प, फ, ब, भ, म। तो ये प वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। उसके बाद अंतस्थ, तो अंतस्थ में देख लीजिए कौन कौन से वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म में श, 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 ह। संयुक्त में छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो इस तरीके से ये हमारे व्यंजन थे। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद है। पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे पुनः, इसमें दो अक्षर पू और न, लेकिन इसमें वर्ण चार है, पू, अ, उ, न, ह आदि। तो इस तरीके से हम आपको ये जो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं इसको शेयर करना ना भूलिएगा। यह वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा आती है उसको देख लेते हैं। संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली भाषाएं लिखी जाती हैं। हिंदी वर्णमाला में रील, री, री का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम आपको बता देते हैं भाषा, ये बार बार चल रहा था कि तो भाषा और व्याकरण होता क्या है। लैंग्वेज एंड ग्रामर को हम देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे हम भाषा को देख लेते हैं कि भाषा क्या होती है। अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। जो मन का विचार होता है हमारा, उसको एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम ही भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे मौखिक भाषा को। जब वक्ता बोलने वाला अपनी बात बोलकर बता रहा है तो इस भाषा को मौखिक भाषा कहा जाता है। जब बोलने वाला बोल करके अपनी बात को बता रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे। भाषण, गाना, कविता पाठ आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। बोलना और सुनना भी मौखिक भाषा का ही एक उदाहरण है। दूसरे नंबर पे हम भाषा देख लेते हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या है, जब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसी लिखित सामग्री का प्रयोग करके अपनी बात पहुंचाई जाए तो उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तक, तो पुस्तक में कोई चीज लिख करके हम पहुंचाते हैं एक दूसरे तक। लघु संदेश है, ईमेल है, निबंध लेखन है आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। ये लिखना और पढ़ना भी लिखित भाषा के ही अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से भाषा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बोली से संबंधित जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि बोली क्या होती है। बोली भाषा का मौखिक रूप होती है। जब कोई भाषा किसी सीमित क्षेत्र में बोलचाल में प्रयोग की जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, राजस्थान में राजस्थानी आदि। तो ये भाषा, ये जो बोली है भाषा का मौखिक रूप होता है। इसे किसी सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। अब हम बताते हैं आपको मातृभाषा के बारे में कि मातृभाषा क्या होती है। बच्चा जो भाषा सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी परिवार में पले बड़े बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होती है और बंगाली परिवार में बच्चे की मातृभाषा बंगला होती है। वहीं उसकी मातृभाषा होती है। बच्चा
जो भाषा सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अब राजभाषा के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि राजभाषा क्या होता है। तो देख लीजिए कि राजभाषा राज की सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं। दुनिया भर में अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है क्योंकि यह विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। पूरे विश्व में लगभग 6500 भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। अब हम आपको लिपि के बारे में समझा देना चाहते हैं कि लिपि क्या है। बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। तो ये लिपि था। अब हम आपको व्याकरण के बारे में बता देते हैं कि व्याकरण क्या है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाली नियमावली व्याकरण कहलाती है। ध्यान देने वाली बात और अति महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के बीच। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल शौर्य कोचिंग सेंटर। जी हाँ दोस्तों, अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों में शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।